नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल पर। इससे पहले बने वीडियो पर आप सबने अपार स्नेह दिया, प्यार दिया, इसके लिए आप सबका आभार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न अवरोध के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के भेद। व्यंजन ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इधर बांटा गया है, दूसरा प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन है और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन सब के बारे में हम लोग विधिवत छोटी ही क्लासें पढ़ते चले आते हैं, लेकिन बात ये होती है कि कभी कभी जो सरल क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। कठिन प्रश्नों से कभी भी मित्रों किसी का सिलेक्शन नहीं रुकता, क्योंकि वो सभी के लिए कठिन होते हैं। और जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो जब हम गलत कर देते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है और उसी से हमारा सिलेक्शन या किसी भी कंपटीशन से हम बाहर हो जाते हैं। इसलिए सरल से सरल क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, अधिक से अधिक उस पर ध्यान लगा करके हम अध्ययन करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो स्पर्श व्यंजन इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या मित्रों 25 होती है। 25 का वर्ग का ख ग घ वहाँ, चा वर्ग में च छ ज झ वहाँ, टा वर्ग में ट ठ ड ढ ण, फिर ता वर्ग में त थ द ध न और पा वर्ग में पा फ ब भ म। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, उस व्यंजन स स स ह, अर्धस्वर या वा और पार्श्विक होता है ला। लुंठित प्रकंपित मतलब प्रकंपन होता है, हमारी जीवा में घर्षण उत्पन्न होता है रा को बोलने में, इसलिए इसे रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि रा किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक है, लुंठित है या अंतस्थ है या उष्मस्थ है या स्पर्श व्यंजन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रकंपित व्यंजन होता है। इसके अलावा अनुनासिक, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है। नासिका से इसका उच्चारण होता है। ये पंचम अक्षर इधर से भी देख सकते हैं, इधर भी लिख दिए गए हैं, ड़ा वा ड़ न म, ये अनुनासिक होते हैं। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी हो गई 25। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा 4, उस व्यंजन स स स ह। अब इनका उच्चारण स्थान भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है, दंत व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अब जब हम सा कौन सा है, तो हम जब ये प्रश्न आते हैं तो ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं। इधर सा जो है तालव्य व्यंजन है, ये वाली सा जिसको हम लोग छोटी क्लासों में 1-2 में पढ़ते चले आते थे। सा से शरीफा, सा से सलजम, सा से षटकोण, सा से सरोता, इस प्रकार से ये पढ़ते चले आते थे। लेकिन हमारा उच्चारण स्थान हमें नहीं पता होता था, तो हम गलतियां कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। इसलिए तालव्य, ये तालव्य व्यंजन है, तालव्य सा है, तालव्य, ये तालव्य व्यंजन सा है, ये मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य, और ये वाली सा दंत सा है। इनका उच्चारण स्थान भी हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कभी कभी शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लेते हैं आभ्यंतर कैसे लिखा जाता है, तो समझ लेना चाहिए, इसको बार बार अभ्यास करना चाहिए आभ्यंतर कैसे लिखते हैं। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। इसमें अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अघोष जिनमें घर्षण कम उत्पन्न होता है, जब हमारी प्राणवायु में घर्षण नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। और जिनको उच्चारण करने में हमारी
सघोष व्यंजन वे होते हैं जिनमें घर्षण उत्पन्न होता है। ये हर वर्ग के अघोष व्यंजन जो हैं वो हर वर्ग मतलब का वर्ग में पहला का खा माने पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष वर्ण होते हैं हर वर्ग में। इसी प्रकार से चा वर्ग में चा छा अघोष है, टा वर्ग में टा ठा टा और ठा ये अघोष हैं, ता वर्ग में ता था, इसी प्रकार पा वर्ग में पा फा ये अघोष वर्ण हैं। और जब परीक्षा में आ जाता है तो अघोष वर्ण इनमें से कौन से हैं, सघोष वर्ण कौन से हैं, तब हमारी ज़्यादा गलतियां होने की संभावना रहती है। इसलिए इनका बार बार अभ्यास जब करेंगे, समझेंगे, समझ करके पढ़ेंगे तो गलतियां कम होंगी। इसी प्रकार सघोष वर्ण हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष वर्ण होता है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है वो सघोष होता है। का वर्ग में ग घ ड़, चा वर्ग में ज झ व, टा वर्ग में डा डा ढ ड़, ता वर्ग में दा धा न, पा वर्ग में बा भा मा। इस प्रकार से ये अघोष और सघोष वर्ण होते हैं। और अगला है जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर इसका वर्गीकरण, वो होता है अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण इनको बोलने में, इनके उच्चारण में अल्प प्राण वायु निकलती है, अल्प प्राण वायु खर्च होती है, और महाप्राण में अधिक इसे वायु खर्च होती है, यानी अधिक प्राण वायु लगती है, इन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा आप देख रहे होंगे, पहला का, दूसरा खा है तो महाप्राण में चला गया, दूसरा महाप्राण है, पहला अल्पप्राण है, पहला, तीसरा और पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। हर वर्ग का वर्ग में का ग ड़, चा वर्ग में चा ज वा, और टा वर्ग में टा ड ड़, ता वर्ग में ता द ना, और पा वर्ग में पा बा मा। ये हमारे जो स्वर है, व्यंजन है, वो अल्पप्राण है। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और आप देख रहे होंगे चौथा, खा और घा, छा झा, टा ठा है, ठा डा, था दा, धा, और फा और बा। इसी प्रकार अघोष वर्ण ये भी होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। सघोष वर्ण या रा ला वा हा छ त्र ज्ञा और स्रा और सभी स्वर, ये सभी सघोष होते हैं। इनको घोष भी कहते हैं। घोष और अघोष, यानी जब हमारा कभी प्रश्न आ जाता है घोष, तो वही सघोष को ही घोष कहते हैं। अल्पप्राण अंतस्थ व्यंजन यारा लावा और महाप्राण ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा सा हा। ये जितने ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सभी महाप्राण होते हैं। हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनमें मूल स्वर जो हैं वो 4 हैं, इनकी संख्या 4 है। अ ई उ ऋ, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनको टुकड़ों में हम बांट नहीं सकते हैं, यानी इनका कोई खंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या मित्रों 4 है। और दीर्घ स्वर मूल स्वर के उसी मतलब जो मूल स्वर है इसके मूल स्वर उसी मूल स्वर में दूसरा जब वो उसी प्रकार का सजाती वर्ण मिलता है
तो दीर्घ स्वर बन जाता है। यानी जब बड़ा आ लिखा है, इनकी संख्या 3 है और इनमें जब देखेंगे आप छोटा आ तब बराबर हमारा बड़ा आ बनता है। इसीलिए इन स्वरों को हम दीर्घ स्वर की संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। यानी इसमें भी छोटी मिलाएंगे तभी बड़ी बनेगा, तो ये भी दीर्घ स्वर है, और छोटू मिलाएंगे तब बड़ू बनेगा। इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। समझता हूँ मित्रों समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक उदाहरण के आधार पर तीनों को आप समझ गए होंगे। छोटा मिलाएंगे यानी मूल स्वर, और उसी सजाती मूल स्वर को मिलाएंगे तब हमारा दीर्घ स्वर बन जाएगा। तो ये मूल स्वर है, और इसी को हम जब मूल स्वर में दूसरा मूल स्वर मिलाएंगे तो उसी प्रकार से दो सजाती मूल स्वर मिलने से एक दीर्घ स्वर बन जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, हम समझते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से संयुक्त स्वर, इनकी संख्या भी 4 है। संयुक्त स्वर ए है, ए, तो इसमें हम आ प्लस, ये दूसरे मतलब एक सजाती नहीं मिलते हैं, ये विजाती मिलते हैं, आ और प्लस ई मिल करके तब बराबर ए बनता है। इसी प्रकार से आए है, आए तो इसमें मिलाएंगे आ और प्लस हमारा मिल करके आ और ए मिलेगा तब बराबर आए होता है। इसलिए संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त मतलब मिले हुए स्वर, आपस में 2 स्वर मिल करके। और जो ओ है इसमें आ प्लस ऊ बराबर ओ बनता है। इसी प्रकार से बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ। ये हमारे 4 जो हो गए संयुक्त स्वर हो गए। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 हो गई। सजातीय स्वर, सजाती का मतलब एक ही जाति के, इनका उच्चारण स्थान दोनों का एक ही होगा। सजाती एक ही जाति के हैं, यानी कंठ से ही दोनों बोले जाएंगे, इनका उच्चारण स्थान एक समान होगा, इसलिए इनको सजाती कहते हैं। सजाती का मतलब इनको एक ही उच्चारण स्थान से बोला जाता है, इसलिए इनको सजातीय व्यंजन कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या 6 हो गई। आ ई, इनका भी उच्चारण स्थान एक ही जात से। उ असवर्ण, असवर्ण का मतलब होता है इनका कोई, ये विजाती इनको भी कहते हैं। असवर्ण स्वरों को विजातीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जाति के नहीं, इनके उच्चारण स्थान अलग अलग है। अ उ ई उ, इनके उच्चारण स्थान अलग अलग है। इनकी भी संख्या हमारी 6 है। असवर्ण स्वर जो हैं वो 6 हैं। फिर लघु स्वर, इनको बोलने में कम समय लगता है, इन्हें लघु स्वरों की संख्या हमारी 3 है। फिर अर्ध स्वर, इन्हें या वा, यानी इनकी संख्या भी 2 है। फिर वर्ष की संख्या हमारी 4 है। वर्ष जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 4 है। न, सा, र, ला।